नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। देश भर में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामले। आज जहां कल हफ्ते भर पहले 50 से 100 मरीज हुआ करते थे, वहां आज 1000 से भी ज्यादा मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार सरकार ने कोरोना की बेलगाम रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए आज से कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं। दिन में पाबंदियों के साथ रात में नाइट कर्फ्यू तक रहेगा, लेकिन कोई भी पाबंदी तभी कामयाब होगी जब आप और हम उनसे जुड़े नियमों का पालन करेंगे, खुद पाबंद रहेंगे। आपको कैसे पाबंद रहना है, क्या एहतियात आपको इस वक्त बरतनी है, यह बीते 2 सालों में कई बार बताया गया है। फिर भी अगर आपको एहतियात और कोरोना से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें इन नंबरों पर जरूर कॉल करें। यह नंबर है 180088921164। आपके हर सवाल का जवाब देंगे बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर्स। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ ये तमाम जो डॉक्टर हैं वो जुड़े हुए हैं, जिनमें जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेकानंद, जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आईजीएमएस पटना के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर निष्का सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइंस क्या कहती है, ये गाइडलाइंस क्या है, ये सबसे पहले जान लीजिए। फिर से सचेत और सावधान किया है। इस वक्त आपकी हर एक छोटी लापरवाही सभी पर भारी पड़ सकती है और इसीलिए पाबंदियां जो सरकार की तरफ से लागू की गई हैं, मकसद साफ है कि आप और हम सभी सुरक्षित रहें, लेकिन इन पाबंदियों को मानना जरूरी है। इसके लिए ईमानदारी बरतनी जरूरी है। व्यवहार में इनको शामिल करने के लिए 2 साल से ज्यादा का वक्त हमने इस फेज के रूप में कोरोना के पहले और दूसरे चरण में देखा है और इसीलिए अब इसे अपनी आदतों में, अपने इसे व्यवहार में शामिल करने का वक्त है। डॉक्टर विवेकानंद शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर श्वेता गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शील अवनीश कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आईजीएमएस में डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले डॉक्टर शील अवनीश, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इस वक्त जिन पाबंदियों को सरकार की तरफ से लागू किया गया है, अगर ये पाबंदियां इस वक्त लोगों की तरफ से ईमानदारी से न मानी जाएं तो आने वाले वक्त में किस तरह की परेशानी लोगों को उठानी पड़ सकती है, आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके जरिए इस वक्त ये सावधानी कितनी जरूरी? विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो हम पिछले 2 साल से तो हम कोविड के साथ चल ही रहे हैं। 2021 में हमने सीख ही लिया है कि कोविड के साथ अगर हम गुस्ताखी करें तो हमें क्या नतीजा मिल सकता है। अब हमारे सामने 2022 है, आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। हम उस कगार पे हैं कि अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर वही हम 2021 की रिपीट करेंगे और अपनी गलतियों का खामियाजा खुद भुगतेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पिछले साल हमने गलती की, खुल के हमने बिना मास्क का इस्तेमाल किए जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसको हम ताक पे ना रखें, जो प्रिकॉशंस रखने हैं। और इस बार जो ओमिक्रॉन है, मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसके सिम्टम्स भले ही माइल्ड हैं, क्योंकि ये उस तरह से लंग को इन्फिल्ट्रेट या लंग को इफेक्ट नहीं कर रहा जिस तरह की डेल्टा वेरिएंट थी, बट इसके आंकड़े इतने बढ़ने वाले हैं कि जिस स्पीड से डेल्टा बढ़ा था उससे ज़्यादा स्पीड से ये बढ़ने वाला है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो नंबर्स हैं ये हमको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देगी। तो ये प्रिकॉशन ये फैलता बहुत तेज़ी से है, क्योंकि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, नाक या इस एरिया को जल्दी इफेक्ट करता है। और इसके मेन लक्षण जो हैं, जैसे रनिंग नोज़ हो गया या सर्दी, खांसी, छींक, इस तरह के जो लक्षण हैं तो बहुत तेज़ी से आपस में फैलता है। तो अगर हमने मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने को नहीं कोशिश की तो फिर ये तेज़ी से फैलेगी। और दूसरा, मौसम भी इसके प्रतिकूल है। अभी जैसी मौसम चल रही है, हर जगह कड़ाके की ठंड है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो इस कन्फ्यूजन में कि हम बाहर गए थे, ठंड लग गई है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनको कोरोना है। तो इस बात को हम बिल्कुल इस बात को ध्यान में बिठा लें कि इस बार हम वो गलती हमें परेशानी में डाल रहा है। जिस मास्क को हमने उतार कर फेंक दिया था,
ये सोचकर कि कोरोना अब जा चुका है, उसने एक बार फिर से आकर ये बताया है कि आपकी असावधानी की वजह से ही आज एक बार फिर से ये हालात बने। हमारे साथ कॉलर एक जुड़ गए हैं समस्तीपुर से, अविनाश। अविनाश, आप अपना सवाल पूछिए। अविनाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आम लोगों को एक बार फिर से ये जानना और समझना होगा कि कोरोना कहीं गया नहीं था, वो हमारे बीच मौजूद था। हमने अपनी लापरवाही से एक बार फिर से उसे आमंत्रित कर दिया है कि हमें अब डरना होगा, और ये डर इस वक्त बहुत जरूरी है। डॉक्टर विवेकानंद शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विवेकानंद, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 15 से लेकर किशोरों का हम जिक्र करें, 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। लेकिन इसके नीचे भी एक आयु वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें इस ओमिक्रॉन कह लें, डेल्टा वेरिएंट कह लें, या सिंपली अगर जो लोग इसे कोरोना के तौर पर देखते हैं, उनके लिए एहतियात इस वक्त कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत ज्यादा है? जी जरूर। एक्चुअली वैक्सीनेशन अभी 15 से 18 साल के बच्चे को दिया जा रहा है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो बहुत सेफ़ हो गए, वैक्सीनेशन से ही उनकी बचाव हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उसके नीचे जो भी हैं, 18 साल से नीचे जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, 15 साल से भी नीचे बच्चे हैं, वो सभी प्रोन है अभी ओमिक्रॉन से। जो भी हमारे बीच में फैला हुआ है, जो पेरेंट्स है जो बाहर से लेके आते हैं ओमिक्रॉन, घर में बच्चे लोग को के बीच में रहते हैं, तो एहतियात तो इतनी बरतनी है कि सभी को बरतनी है। वैक्सीनेशन जिसको पड़ रहा है उनको भी बरतनी है, और जिनको वैक्सीनेशन नहीं पड़ रहा उनको भी बरतनी है, क्योंकि ये स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा है इसकी। जो है मैंने क्या बोला जाए कि घर में अगर एक को हो रहा है तो सभी को ये इफेक्ट कर रहे हैं, और इसका ज्वलंत उदाहरण है। आप दर्शकों को ये जानना होगा कि इस वक्त इससे डॉक्टर्स भी अछूते नहीं है, डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं, और जो नंबर्स इस वक्त डॉक्टरों के संक्रमित के तौर पर सामने आ रही है वो आपको अलार्मिंग स्टेज दिखाती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपका ट्रीटमेंट होता है। अगर संक्रमित हैं तो फिर इलाज कराने के लिए आप कहां पहुंचेंगे, किससे पहुंचेंगे, इसलिए सावधानी जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ एक कॉलर जो जुड़े हुए हैं इस वक्त समस्तीपुर से। मैं चाहूंगी आप अपना सवाल पूछें। मधुबनी से हमारे साथ चंदन जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल ले लेती हूं। चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हमने कल कोरोना वैक्सीन लिया है, उसमें हमको थोड़ा देह हाथ दुखा रहा है और थोड़ा फीवर टाइप का हो रहा है, हम क्या लेंगे सर? आपने अभी पहली डोज ली है वैक्सीन की? कोरोना वैक्सीन डॉक्टर विवेकानंद। या एक्चुअली ये तो होता है वैक्सीनेशन के बाद में, देखा गया है कि माइल्जिया, हेडेक, थोड़ा फीवर, ये सब होता है। इसके लिए घबराना नहीं। आपको पैरासीटामोल का टैबलेट 650 मिलीग्राम्स का, अगर एडल्ट हो तो 650 मिलीग्राम का टैबलेट भर दिन में 3 बार लीजिए, 8 आवर्ली लीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कीजिए, पानी खूब पीजिए, सुसुम पानी पीजिए, ORS लीजिए, इससे माइल्जिया आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सामान्य लक्षण है। अगर आप वैक्सीनेट हुए हैं और आपको कहीं पर सूजन या फिर आपको हल्की बुखार आती है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये लक्षण सामान्य तौर पर आते हैं। जो डॉक्टर्स इस वक्त आपको दवाओं को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उन दवाओं के सेवन के साथ ही आप सुरक्षा मानक जिसकी बात की जाती है, हम लगातार जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल, इसकी अवहेलना आपको किसी भी स्तर पर नहीं करनी है। अगर आप वैक्सीनेट हैं तब भी, या फिर अभी आपने पहला डोज जो है वो लिया हुआ है। सीतामढ़ी से हमारे साथ एक कॉलर निजामुद्दीन जुड़ गए हैं। निजामुद्दीन, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैडम मैं दूसरा डोज ले चुका हूँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछता हूँ। निजामुद्दीन, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, ताकि आपकी जो आवाज है, आपका जो सवाल है वो सही तरीके से डॉक्टर्स तक पहुंच सके, और तभी वो आपको जवाब दे पाएंगे। जी जी, अब आप अपना सवाल दोहराएं। मैं दूसरा डोज ले चुका हूँ। मेरा कहना है कि मेरे बदन हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। डॉक्टर शील अवनीश, चूंकि हमने देखा है कि अब तक जिस भी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों ने इस तरह की शिकायतें की हैं। हालांकि एक बार फिर से अभी चूंकि 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और जो इसके आगे भी एज ग्रुप के लोग हैं
देह हाथ में दर्द की शिकायत, इसे क्या हम आमतौर पर लें? हाँ नहीं विभा जी, ये जो सवाल इनका है, अब ये इनसे जानकारी लेनी होगी कि इनका सेकेंड डोज कितने दिन पहले लगा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सेकेंड डोज का नतीजा है या फिर ये किसी और बीमारी का, जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं, उसका भी एक लो बैक एक या बॉडी एक सिम्टम है, जो फ्लू लाइक सिम्टम्स में तो ओमिक्रॉन का भी सिम्टम है। तो ये मुझे ये जानना इनसे होगा कि ये वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज इनको कितने दिन पहले लगा है। अगर हाल फिलहाल लगा है तो हो सकता है वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, तब फिर उतनी गहरी चिंता का विषय नहीं है। मगर अगर ये वैक्सीनेशन का डोज इनको 15-20 दिन 1 महीने पहले लगा है, अब जाके इनको इस तरह का बॉडी एक या थोड़ी सी गले में खराश इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है किसी तरह का इनको इन्फेक्शन हो, या तो प्लेन फ्लू हो या ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन जो आज हम डरे हुए हैं वो हो सकता है। तो उसके लिए हम फिर जांच कराना है। तो ये जानकारी उनसे हमें प्राप्त अगर हो सकती है कि इनको सेकेंड डोज कब लगी है, तब फिर उसमें हम कुछ सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर शील अवनीश, हालांकि कॉलर तो लाइन पर नहीं है, लेकिन मैं सामान्य तौर पर तमाम दूसरे दर्शकों के लिए या जिनके मन में ये जिज्ञासा होगी कि अगर उन्हें इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो लक्षणों में कैसे हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हम ओमिक्रॉन की समस्या से तो नहीं ग्रसित हो गए हैं, क्या वो संक्रमण तो हमें नहीं हो गया है, या डेल्टा वेरिएंट तो नहीं है, एक आम आदमी कैसे इसे समझे? जी 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 हाँ बिल्कुल विभा जी, ये जी आपका वाजिब सवाल है कि ओमिक्रॉन जो हम कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स है, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि सिम्टम्स माइल्ड है, तो इसके मेन सिम्टम जो 5 या 8 सिम्टम्स हम समझ लें, जैसे कि एक रनिंग नोज, मतलब नाक से पानी बहना, स्नीजिंग छींके आना, गले में खराश, मतलब होता है ना बहुत बार हमें सर्दी लग गई तो गले में खराश होना, बदन दर्द, लो बैक एक, उसके अलावा हमारा बॉडी एक, मलेज जिसको हम कहते हैं, या फटीग होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन सिम्टम है। अगर ऐसा हमें कुछ लगता है आज के डेट में, तो पहला चीज़ हमें ये दिमाग में डालना है कि शायद कहीं ना कहीं हम इससे ग्रसित हैं, और थोड़ा अपने आप को फैमिली मेम्बर से सेक्लूड कर लेना है। संभव है तो हम जांच करा लें, किसी भी डॉक्टर साहब से सलाह लेके अपना एक RT-PCR, दो मैं ये कहूँगा कि RT-PCR ओमिक्रॉन के लिए फुल प्रूफ नहीं है, बट फिर भी हमारे पास और कोई दूसरा जांच नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग हर जगह अवेलेबल नहीं है जिससे हम ओमिक्रॉन का पता लगा लें, तो RT-PCR ही टेस्ट है, कम से कम अगर हम वो करा लेते हैं इतना तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें है या नहीं है। हमको अपने आप को हम इसे कोरोना मानकर चले या न चले, हम संक्रमित हैं या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप एहतियात बरतेंगे तो दूसरे लोग संक्रमित होने से बचेंगे, और इसीलिए इसमें वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर कटिहार से रविदास जुड़े हुए हैं। रविदास, आपका सवाल क्या है? देखिए मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे आज 4-5 दिन से सर्दी खांसी बुखार भी है, और मैंने वैक्सीन तो नहीं लिया है, कुछ पहले बीमारी था, मुझे तबीयत खराब है इसलिए नहीं लिए हैं। आपकी उम्र क्या है रविदास? मेरा उम्र मतलब 30 वर्ष है, और मुझे रात में नींद भी नहीं आती है ठीक से 2-3 दिन से। आपने अभी तक वैक्सीनेट नहीं आप हुए थे? नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं, कि कुछ मेरा बीमारी चल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था पेट का। डॉक्टर, मैं आपसे विवेकानंद जानना चाहूंगी, चूंकि इन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया हुआ है, इनको कई तरह की बीमारी है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, और अभी तकरीबन 1 सप्ताह से इन्हें समस्या है सर्दी खांसी जुकाम की, बॉडी पेन की, क्या करें? एक्चुअली सबसे पहले तो अपने को आइसोलेट हो जाए, और दूसरी बात है कि ये जांच करवाएं। RT-PCR घर में भी वो आके प्राइवेट जो सेंटर है वहाँ से आ रहे हैं, या गवर्नमेंट सेंटर बगल में है तो वहाँ जाके RT-PCR अपना सैंपल दें। और आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि वो हो सकता है कि ओमिक्रॉन का सिम्टम है, जो देखा गया कि ओमिक्रॉन में हो रहा है, तो सिम्टम है और वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी है कि उसको कंफर्म करना ज़रूरी है कि वो फ्लू है या ओमिक्रॉन है या कोई और बीमारी है जो कि उनके पास में है, क्योंकि पहले से भी कुछ बीमारी से ग्रसित हैं ही वो, तो हो सकता है पहले का भी सिम्टम हो, है ना, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी पहले से भी कमज़ोर है। तो हम बिल्कुल हल्के में लेने की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो साधारण ही हो या फिर आपको लग रहा हो कि वो सीजनल फ्लू की वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस वक्त आपको इसे कोरोना मानकर ही, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट तो जरूर करें। छोटी छोटी सावधानियां ये जरूर हैं, लेकिन आप बड़ी परेशानी से खुद को और दूसरों को बचा पाते हैं। ये एहतियात इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ जुड़ी हुई है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, चूंकि जब बात महिलाओं की होती है तो महिलाओं के ऊपर दायित्व पूरे परिवार का होता है, उनको सुरक्षित रखना, और वो ये जान पाएं कि इस वक्त क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, क्या जानकारी आप देंगी?
सबसे पहले तो मैं महिलाओं को बोलूँगी कि घर में घर में जो है अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, तो घर में बच्चों को गर्म कपड़े ही पहना करके रखें और बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं उनसे जो है बच्चों को आइसोलेट करके रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सबका, अगर अभी तक जैसा कि देखा गया है अभी भी बहुत लोग बाकी है टीकाकरण के लिए, जितना हो सकता है टीकाकरण करवाएं। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं पीछे हैं, तो महिलाओं को भी टीकाकरण कराना चाहिए। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं कि नहीं भाई अगर गर्भवती हैं तो टीका कराना सेफ़ नहीं होगा, या बच्चे को दूध पिला रही हैं तो टीका कराना सेफ़ नहीं होगा। लेकिन ऐसी भ्रांतियों से बचें। जो भी टीका आया है वो प्रेगनेंसी में भी एब्सोल्युटली सेफ़ है। आप अवश्य टीकाकरण कराएं। और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन लोग को भी टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो उनके बच्चे को भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। आप कोरोना आपको होगा या नहीं होगा ये इस टीके से सुनिश्चित नहीं होता है, लेकिन इस टीके को लेने के बाद आप किसी भी गंभीर किसी कॉम्प्लिकेशंस में जाने से तो जरूर बच पाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं जिसमें वैक्सीनेट दोनों डोज लेने के बावजूद डॉक्टर्स हों या फिर आम पब्लिक वो संक्रमित जरूर हो रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कैजुअलिटी सामने ना आए, इसके लिए यह एहतियात बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ पूर्णिया से कॉलर जुड़े हुए हैं मनीष कुमार। मनीष, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, हम पूछना चाहते हैं कि कल हम बाजार गए थे, बाजार से जब आए तो हमको थोड़ा फीवर महसूस हो रहा है और माथा में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसके क्या समझा जाए? मनीष, क्या आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ है? जी हम दोनों डोज ले चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शील अवनीश, लोगों के हालांकि इस वक्त बहुत सारी चीजें जो हैं वो साइकोलॉजिकली भी लोगों को अफेक्ट करती हैं, लेकिन एहतियात जरूरी है। जागरूक कॉलर मैं कहूंगी जिन्हें अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो अभी से सचेत होना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल विवा जी, नहीं ये मैंने कहा कि सिर्फ फीवर अगर एक दिन का है तो फीवर आज के डेट में अगर है तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करने में कोई ऐसी मतलब असमंजस नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि इसके जो ओमिक्रॉन का है ना 48 आवर्स, हम कहते हैं 48 आवर्स के अंदर ही संक्रमण का है, इसमें हमें 5 दिन या 7 दिन इंतजार करने का। और जब ये खुद बता रहे हैं कि बाजार गए हैं, मास्क पहना नहीं पहना ये मैं नहीं जानता, तो एक्सपोजर हो सकता है 2 दिन पहले का भी हो। तो ये हम अपने आप को फीवर के सिम्टम्स आज के डेट में अगर होते हैं, अगर साथ में और भी कोई लक्षण है तो अपने आप को पहला चीज़ है आइसोलेट करें और 1-2 दिन ऑब्जर्व कर लें। अगर फीवर नहीं होता तब फिर हम फैमिली वालों से मिक्स करें, क्योंकि घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं जिनका वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो उनके लिए घातक साबित हो सकता है, उनके लिए मुश्किल हो सकता है, भले ही आप सेफ निकल जाएं। ओमिक्रॉन के लिए आज की डेट में सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर फीवर या इस तरह के कोई भी सिम्टम, सर्दी खांसी बुखार है, पहला चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हुआ। क्योंकि अब ये हमारे सोसाइटी में जो आज हम आंकड़े दिखा रहे हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। हमें नहीं मालूम अंदर जो हमारा कितना बड़ा बम है, वो जिस दिन हम जांच करने लगेंगे, स्क्रीनिंग करने लगेंगे, तब हमें पता लगे अरे हमारे तो 60% पॉपुलेशन ऑलरेडी संक्रमित हैं, भले ही लक्षण नहीं हो रहे हैं उनको, हल्के फुल्के सिम्टम्स में हम जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसे टिप ऑफ आइसबर्ग को मानते हुए ये अपने आप को फीवर या इस तरह के सिम्टम्स हैं तो कोरोना मान के चलें, अपने आप को आइसोलेट करें, कोविड प्रोटोकॉल या कोविड अनुरूप जो व्यवहार है उसको पालन करें। बिल्कुल। डॉक्टर निष्का सिन्हा हमारे साथ मनोचिकित्सक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा, आपका बहुत स्वागत। और मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ, साइकोलॉजिकली जब भी हम चर्चा करते हैं किसी बात की, हमें लगता है कि सबसे पहले कोई शख्स अगर बीमार पड़ता है तो वो मानसिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, या फिर बीमारी सबसे पहले उसके मन मस्तिष्क को ही चोट करती है। वहाँ पर उससे फाइट करना, तभी आपके ऊपर दवाएं असर करती हैं, डॉक्टर्स के सुझाव आपको काम आ पाते हैं। कैसे इस परिस्थिति में लोगों को आप जागरूक करेंगी, क्या करना चाहिए लोगों को? जैसे कि मैं काफ़ी सारे कॉलर्स का भी कॉल जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसमें जैसे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी एक कॉलर का जस्ट कॉल आया कि उनको एक दिन से फीवर है एंड देन उनकी नींद गायब हो गई है, कि क्या हो गया, कहीं ये कोविड तो नहीं हो गया। सो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जब फर्स्ट वेव आया, या थैंकफुली हमारे बिहार को फर्स्ट वेव ने कम इफेक्ट किया था, सेकेंड वेव ने हमें बुरी तरह, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, सो सेकेंड वेव ने काफ़ी बुरी तरह हमें हिट किया। उस समय हर जगह हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ ऑप्शंस और अनसर्टेनिटी था हर जगह।
बट अभी का जो थर्ड वेव का फेज़ है, यहाँ एक चीज़ थोड़ा बेहतर है कि अनसर्टेनिटी तो अभी भी है, जैसे डॉक्टर साहब अभी तुरंत बता रहे थे कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट क्या होगा आगे, कैसे वो टर्न अप होगा, केसेस कितने लोग संक्रमित हैं और क्या है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी हमारे पास लैक ऑफ ऑप्शंस नहीं है। इफ़ यू आर एंशियस कि कहीं कोविड तो नहीं है, कहीं ये इन्फेक्शन जिस ट्रैवल के कारण तो नहीं है, या कोई भी कंफ्यूजन है, तो दे आर डॉक्टर्स, दे आर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी हैं। तो प्लीज़ उसको आप यू कैन रीच आउट टू अस। इवन न्यूज़ 18 को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि हमेशा वो ये जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यू कैन ऑलवेज कम टू अस, वी हैव अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बस उसको मन में मतलब बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं होना है, पैनिक में नहीं जाना है, क्योंकि एक मेंटल पीस जो हम लोग बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू आर साइकोलॉजिकली वेल, इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड मेंटली, देन यू कैन हैंडल एनीथिंग। दूसरा जो हमेशा, इसके पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बोल चुकी हूँ, एक्सेप्ट व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स एंड व्हाट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। जैसे कि वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट वेपन वी हैव इन हैंड। तो अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो जितनी जल्द हो बिल्कुल, अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाइए। आपके घर में अगर 15 से 18 साल के किशोर वर्ग के लोग मौजूद हैं तो आप उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराइए। ये सबसे कारगर उपाय है इस वक्त, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो आपको हर परिस्थिति में, हर हालात में करना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सज्जन कुमार पूर्णिया से। सज्जन, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। कि मैं अपना जानना चाहता हूँ, हमारी माँ की उम्र 65 वर्ष की है जी जी। तो हमारी माँ को एक ही समय में डबल डोज पड़ गया। गलती से कोई गांव में देने के लिए आया था, देने के लिए आई हुई थी, शिविर लगा के दे रही थी, तो एक ही समय में डबल वैक्सीन उसको लग गया 10 मिनट के अंदर में। क्या मैं उसको दोबारा दे सकता हूँ वैक्सीन? ये वैक्सीन आप की माताश्री को कब लगा है, कितना वक्त हुआ उन्हें ये डोज लिए हुए? सर लमसम 6-7 महीनों। 6-7 महीने हो चुके हैं। दोनों डोज एक ही दिन में लग गए? जी, एक ही दिन में 10 मिनट के अंतर में। उसके बाद किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी हुई? जी नहीं मैडम, कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर विवेकानंद, चूंकि ये अपने आप में एक तरीके का लैप्सिस कहा जाएगा, जहां पर एक प्रोटोकॉल है, प्रोसेस फॉलो किया जाता है दवाओं को लेने पहले और दूसरे डोज के अंतराल के बीच, वहां पर इस तरह की गलती होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कॉलर का सवाल ये है कि दोनों डोज एक ही दिन में 10 मिनट के अंतराल पर लग गई, 6 महीने का वक्त हो भी चुका है, क्या करें इस वक्त? क्या फिर से दूसरे डोज लेने की जरूरत है क्या? एकदम ज़रूरत है। एक्चुअली 6 महीने हो गए हैं तो 3 महीने के बाद ही लेना था उनको सेकेंड डोज, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 डोज लिए और उससे कुछ इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट। एंटीबॉडी तो बना ही होगा, क्योंकि 0.5 ml हम इसमें लेते हैं, जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड है तो 0.5 ml आता है अमाउंट। तो 2 बार ले लिए तो 0.5 2 बार पड़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं, बॉडी एडजस्ट कर जाता है। एंटीबॉडी तो सेम ही बनाएगा, वो डिटेक्ट उसी तरह से करेगा जैसे सिंगल डोज में किया होगा, तो कोई असर नहीं किया होगा। और लेकिन हमको लगता है कि सेकेंड डोज उनको ले लेना चाहिए जितना जल्दी हो, क्योंकि समय तो हो चुका है, अभी कोरोना का पूरा माहौल है, तो सेकेंड डोज ले लें, उसमें लेट नहीं करें, विलम्ब नहीं करें। बिल्कुल। तो सज्जन जी, जो डॉक्टर्स इस वक्त सजेस्ट कर रहे हैं कि माताजी को आप जरूर सेकेंड डोज, चूंकि 6 महीना का अंतराल भी हो चुका है, आप जरूर दिलाएं। लेकिन जब आप उन्हें वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर लेकर जाएं तो जरूर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ज्यादा एहतियात की जरूरत है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स की एक बड़ी पैनल मौजूद है जिनसे आप अपने हर शंका का समाधान करवा सकते हैं। आप अपने सवाल जरूर पूछें, नंबर भी हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश आउट हो रहे हैं। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। डीजे पर चर्चित भोजपुरी की आज जेल हुई कल बेल हुई की धुन जोर शोर से गूंज रही है और उसकी धुन पर एक नहीं 2-2 नचनिया नाच रही है। ये वायरल वीडियो है बनियापुर के भूमिहारा गांव का, जहां वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने की खुशी में नेताजी ने रंगीन महफिल सजा दी और 2-2 डांसर को नचा दिया।
ये देखिए, नोट को मोड़कर तमंचे की नली में फंसाया और डांसर की ओर बढ़ा दिया तो स्टेज पर बलखा रही नचनिया झट से तमंचे पर झपटी और नोट खींचकर एक बार फिर से थिरकने लगी। इसके बाद तो इतने नोट बरसने लगे कि दोनों डांसर उसे समेटने में बिजी हो गई और जब सारे नोट हाथ में आ गए तो फिर से अपने जलवे दिखाने लगी। स्टेज पर लोकगीत की धुन गूंज रही है। मांदर की थाप पर कलाकारों की टोली थिरक रही है और उन स्वर लहरियों के साथ साथ तमंचा भी लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है नए साल पर गुमला के गिंडरा गांव में सजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच का, जहां स्थानीय लोक कलाकारों की मंडली ने लोक धुन छेड़ दी। नागपुरी गाने गूंजने लगी, तभी नशे में लड़खड़ा रहा एक सरफरा स्टेज पर चढ़ गया और सबके सामने ही पिस्टल लहराने लगा। फिर तो हर तरफ कोहराम मच गया। ये देखिए, स्टेज के पीछे खड़ी महिला गायिका माइक पकड़कर नागपुरी गाने गा रही है तो ये लोक कलाकार मांदर पर थाप दे रहा है। तभी ये सरफरा उस कलाकार के सामने ही पिस्टल चमकाने लगा और सबको डराने लगा। आधी रात को हर तरफ सन्नाटा है। तभी दबे पांव शातिर अपराधी आ धमकता है। उसकी नजरें राशन दुकान के काउंटर के अंदर रखे कीमती सामान पर गड़ी हुई है, लेकिन काउंटर पर लटके ताला आड़े आ जा रहा है तो वो धारदार आर उठाता है और उस ताले पर चलाने लगता है। फिर तो शातिर चोर सारा सामान लेकर रफ्फू चक्कर हो जाता है। सर्द रात में जब हर तरफ सन्नाटा पसरा होता है तो मौके की ताक में घूम रहे अपराधियों की नजरें आपकी गाढ़ी कमाई पर ही टिकी होती है। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और अपने कीमती सामान की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जरूर कर लीजिए। सभा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। डीजे पर चर्चित भोजपुरी की आज जेल हुई कल बेल हुई की धुन जोर शोर से गूंज रही है और उसकी धुन पर एक नहीं दो दो नचनियां नाच रही है। ये वायरल वीडियो है बनियापुर के भूमिहारा गांव का, जहां वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने की खुशी में नेताजी ने रंगीन महफिल सजा दी और दो डांसर को नचा दिया। ये देखिए, नोट को मोड़कर तमंचे की नली में फंसाया और डांसर की ओर बढ़ा दिया तो स्टेज पर बलखा रही नचनिया झट से तमंचे पर झपटी और नोट खींचकर एक बार फिर से थिरकने लगी। इसके बाद तो इतने नोट बरसने लगे कि दोनों डांसर उसे समेटने में बिजी हो गई और जब सारे नोट हाथ में आ गए तो फिर से अपने जलवे दिखाने लगी। स्टेज पर लोकगीत की धुन गूंज रही है। मांदर की थाप पर कलाकारों की टोली थिरक रही है और उन स्वर लहरियों के साथ साथ तमंचा भी लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है नए साल पर गुमला के गिंडरा गांव में सजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच का, जहां स्थानीय लोक कलाकारों की मंडली ने लोक धुन छेड़ दी। नागपुरी गाने गूंजने लगी, तभी नशे में लड़खड़ा रहा एक सरफरा स्टेज पर चढ़ गया और सबके सामने ही पिस्टल लहराने लगा। फिर तो हर तरफ कोहराम मच गया। ये देखिए, स्टेज के पीछे खड़ी महिला गायिका माइक पकड़कर नागपुरी गाने गा रही है तो ये लोक कलाकार मांदर पर थाप दे रहा है। तभी ये सरफरा उस कलाकार के सामने ही पिस्टल चमकाने लगा और सबको डराने लगा। आधी रात को हर तरफ सन्नाटा है।
तभी दबे पांव शातिर अपराधी आ धमकता है। उसकी नजरें राशन दुकान के काउंटर के अंदर रखे कीमती सामान पर गड़ी हुई है, लेकिन काउंटर पर लटके ताला आड़े आ जा रहा है तो वो धारदार आर उठाता है और उस ताले पर चलाने लगता है। तो बिल्कुल भारत में पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं और बुधवार की तुलना में आज जो ये आंकड़े वो 56.5% से ज्यादा संक्रमित केस के तौर पर सामने हैं। हमारे साथ इस वक्त हेलो डॉक्टर में बिहार के जाने माने डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो बिना संकोच आप बेधड़क अपने सवाल पूछिए। अगर कोई मन में शंका है तो उन शंकाओं का निदान आपके सामने इस वक्त डॉक्टर्स जानकारी के साथ होगी। शील अवनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कोरोना की तीसरी लहर अगर हम इसे माने तो इस लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त, क्योंकि मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, तमाम जगहों से डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये इस वक्त कितनी बड़ी परेशानी? जी बिल्कुल, जब ये तो खुद चिंताजनक विषय है कि जो इलाज करना है जिनको, वो अगर खुद संक्रमित हों तो आपको तो ना तो मरीज़ उनके पास जा पाएंगे, ना हम खुद चाहेंगे कि हम इलाज करें। और ये लापरवाही सिर्फ आम आदमियों ने, हमने भी बरती है, ठीक है। हमारे कोलीग्स ने भी, बहुत सारे हमारे कॉन्फ्रेंसेज वगैरह हुए हैं जिसमें हमने मास्क या प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया है। बट अब जब हमें फिर से एक झटका लगा है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इलाज हमें करना है तो सबसे पहले तो हमें एक रोल मॉडल प्ले करना है कि हम बाकी लोगों को हम ये आंकड़ा दिखाएं कि हम ही सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक आम जनता में गलत मैसेज भी जाता है कि डॉक्टर लोग ने ही लापरवाही कर रहे हैं, फिर वो हिदायत किस तरह की दे रहे हैं। तो ये चीज़ पहले हमें भी सीखना है कि हमें थोड़े से प्रोटोकॉल वाइज चीज़ों को फॉलो करना है, चाहे हम अपने संस्थान में हों, चाहे कुछ अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ऑनलाइन करें, इस तरह की चीज़ें हैं। और साथ में बट अगर हमारे संक्रमण को देखे आम जनता ये करने लगे कि नहीं डॉक्टर संक्रमित हो गए तो हमें नहीं करना, ये गलती अगर डॉक्टरों से हुई है कि अगर उनमें आंकड़े बढ़े हैं तो ये चीज़ दूसरों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। उन्होंने गलती की तो हम कम से कम ना करें, क्योंकि ओमिक्रॉन किसी में भेदभाव करता नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे एक आम जनता हो। तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल तो सबको मानने हैं, चाहे हम इलाज करते हों चाहे एक नॉर्मल आम नागरिक हो। तो इस चीज़ को तो फॉलो सबको करना है। और अभी हमारे पास 1.5 से 2 महीना है, अगर हमने ढंग से फॉलो कर लिया तो शायद हमें फिर विजय मिलेगी, और नहीं किया तो खामियाजा तो भुगतना होगा, क्योंकि इलाज हमें ही करना है, फिर वही आईसीयू ड्यूटी और वही मरीज़ को उस तरह से हमें ही इलाज करना होगा। तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। तो शायद हमें भी सुधरना है थोड़ा, और उस तरह से खुली छूट, क्योंकि शादी, बहुत सारे फंक्शंस लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस पीरियड में, और उसी का खामियाजा आज है कि अचानक से फिर ये वेव हमें दिख रहा है कि थर्ड वेव आ रहा है। और ये आंकड़े जो आप अभी बता रहे हैं 90,000, मेरे को लगता है ये आंकड़ा अभी 1/10 आंकड़ा होगा अगर हम भारत का देखें। अगर हम इस प्रकार से जाँच करें तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलर्ट होना, और एक वॉर फूटिंग की तरह, एक जंग की तरह हमें इसे लेके चलना है। पिछली तरह जो हमने रिलैक्स्ड मोड में किया था वैसा नहीं, हमें जिसको करना है उसको कड़ाई से, और इवन सरकार से मैं चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन भी लगाना है समय रहते लगाया जाए, ताकि चीज़ें जो चेन है वो ब्रेक हो कहीं ना कहीं। जैसे अभी हमारे बहुत सारे स्टेट्स में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, जैसे दिल्ली है, उस तरह से। तो कुछ तरह की चीज़ें हैं, वही एक तरीका है जिससे हम थोड़ा सा ब्रेक लगा सकें। और सरकारी तौर पे जब एक नियम बन जाता है तो लोग उसको पालन करने में हिदायत से ज़्यादा उस नियम को वो तब पालन करते हैं जब थोड़ी सख्ती बरती जाती है। तो इस चीज को, और मास्क अगर नहीं लगाते हैं तो जगहों पर डर जो है वो अच्छा होता है, और ये डर इस वक्त लोगों को कोरोना से होना चाहिए, क्योंकि लापरवाही और बेपरवाही ने ही कोरोना संक्रमण की इस रफ्तार को इस वक्त यहां तक पहुंचाया है, जिसके आंकड़े, जैसा डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हम इसे 1/3 या 1/4 ही मानकर चलें, जो आंकड़े आपको 90,000 के तौर पर इस वक्त नजर आते हैं, क्योंकि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा की होगी। और अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाले हालात ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, मैं बार बार इस बात पर फोकस दे रही हूं, जोर दे रही हूं कि बच्चों को लेकर ज्यादा इस वक्त गंभीर तौर पर देखने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि संस्थान खुले हुए हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, चाहे वो 50% के क्षमता के साथ ही इस वक्त खोले गए हों, जिनमें कि 8वीं से लेकर के अब 12वीं तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस में मौजूद होंगे।
लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार है, उस रफ्तार से हम ये समझ सकते हैं कि ये संक्रमण जो है वो किसी को भी किन्हीं भी हालात में इस असावधानी के साथ हो सकता है। बच्चों के लिए क्या एहतियात बरतें? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो है कोविड प्रोटोकॉल सिखाएं। हालांकि स्कूल्स में पहले तो ऑनलाइन क्लासेस दिया गया और उसके बाद जैसे ही स्कूल्स खुले हैं तो दे वेर डूइंग 50% अटेंडेंस। तो उस दौरान भी उन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ ही जो है सारे क्लासेस लिए हैं। एंड जो भी बच्चे स्कूल आना जाना कर रहे हैं, दे जस्ट नो हाउ टू डू दीज थिंग्स, हैंड सैनिटाइजेशन एंड कीपिंग डिस्टेंस। तो ऑलमोस्ट अभी हमारे जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं सब के सब जो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो घर में रहने वाले जो फीमेल्स हैं या मदर या सिस्टर्स जो भी हैं, तो वो भी जो है कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो स्ट्रिक्टली वो चीज़ फॉलो करवाएं, उन्हें सिखाएं कि बच्चे ऐसे आपको करना है, अभी भी ये चीज़ को फॉलो करना है। बिल्कुल, अपने व्यवहार में जो ढीलापन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में दिखाया है, वो ढीलापन अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब इससे एक बड़ी आबादी अफेक्टेड हो रही है। बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि आपने डबल डोज ले रखी है, आप वैक्सीनेट हो चुके हैं, बच्चे उससे अछूते हैं। उनकी व्यवस्था ये है कि उनके लिए अभी वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये एहतियात आपको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, बच्चों को लेकर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। सुपौल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, रविशंकर। रविशंकर, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार करते हैं हम। आप अपना सवाल पूछिए। पूछना चाह रहे कि हम डबल वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, दिसंबर में ना पूरी, लेकिन मेरी माता जी अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। तो जिसे हम अपने आप को कितना सेफ माने, और हमारे पटना में भी मेरा घर है, हमारा परिवार है। अब तो हम वहाँ भी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कोरोना का ग्राफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इस मामले में हम डबल वैक्सीनेटेड हैं, तो क्या हम यात्रा कर सकते हैं? और अपने माँ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको कितना जल्दी हम वैक्सीनेटेड कर दें। रविशंकर जी, हालांकि आपको तो माताजी को बहुत पहले ही वैक्सीनेट करवाना चाहिए था, सबसे पहले इनफैक्ट उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए था, लेकिन आपकी तरफ से देरी बढ़ती गई है। लेकिन ट्रैवल करने के दौरान या घर से बाहर निकलने के दौरान भी आपको एहतियात बरतनी है, खुद के लिए भी और माताजी के लिए भी। लेकिन डॉक्टर निष्का सिन्हा, इस वक्त चूंकि इनकी चिंता, इनकी जो जिज्ञासा है वो इस बात को लेकर कि इस हालात में माताजी को वैक्सीन कैसे दिलवाएं। नहीं, जैसे कि आप कह रहे थे विभा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उनकी माता जी को अभी तक वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए था। अभी भी अगर इनको कुछ भी कंफ्यूजन है या इसको लेके एंग्शियस हैं, तो अभी भी समय रहते, जैसे अगर अभी भी उनको लग रहा है कि करा लेना चाहिए था, या तो अभी जाके कराएं, वो जितनी जल्द हो कराएं। जहाँ तक ट्रैवलिंग का सवाल है, अगर इम्पोर्टेंट है या उनका वो डबल वैक्सीनेटेड है, तो प्रिकॉशन लेके मास्क लगा के या जो भी है, ऐसा नहीं है कि वो घर से एकदम बिल्कुल लॉक हो जाना है। इस सिचुएशन में प्रिकॉशन लेते हुए ही कैन ट्रैवल। दूसरा कि मैंने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकस करना है नाउ, हियर एंड नाउ पे। हमेशा एक्सेप्ट करें व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स, व्हाट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। जैसे कि हमारे हैंड में है कि वी कैन बी वैक्सीनेटेड, वी कैन कीप टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, और काइंडनेस की वर्च्यू रखें। प्रिपेयर्डनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो हेल्पलेसनेस नहीं है, वी हैव फैसिलिटीज़ अवेलेबल, वी कैन रीच। हम लोग जाके सवाल पूछ सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं हेल्थ सेक्टर से। एंड ये भी एक्सेप्ट करें, बहुत एंग्शियस और पैनिक ना हो, ये एक्सेप्ट करें कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे ओवर थिंकिंग ना करें, जैसे कि वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, आगे क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं, सब जो भी हो रहा है, रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, वैक्सीन सक्सेसफुल होगा कि नहीं। सो ओवर थिंकिंग, इन्फोडेमिक से बचे, अननेसेसरी बस रिसर्च करते रहे क्या होगा कैसा होगा, तो वैसा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड प्रिपेयर्ड रहे, प्रिकॉशंस लेते रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, प्रिकॉशंस के साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब घबराएं नहीं कि अब क्या होगा, डॉक्टर्स अफेक्टेड होने लगे, अब हमें कौन बचाएगा, या हम वैक्सीनेट हैं तब भी बाहर जाएं या ना जाएं। असावधानी बरतने की वजह से हालात ऐसे हुए हैं, लोगों के कैजुअल अप्रोच की वजह से हालात ऐसे हुए हैं। ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा, किसी भी वेरिएंट के रूप में अगर आपको संक्रमण होता है तो वो सिर्फ आपकी अपनी खुद की असावधानी से, आपकी अपनी कैजुअलनेस की वजह से होता है। तो इस वक्त ये एहतियात अब एक बार फिर से आपको अपनाने की जरूरत है। घर से बाहर निकलते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, और वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है। अगर आप अब तक नहीं हुए हैं तो सबसे पहले वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंचें,
लेकिन वहां पर भी भीड़ का हिस्सा न बने, सावधानी बरतते हुए वैक्सीनेट जरूर हो। डॉक्टर विवेकानंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को लेकर के बार बार जब बात कही जाती है कि बच्चे वैक्सीनेट, तो अभी भी एक खास एज ग्रुप अभी तक नहीं है, उन बच्चों के लिए क्या घर में माता पिता इस वक्त करें, खान पान से लेकर उनके रहन सहन से लेकर और दवाओं को लेकर के भी? कई बार लोगों के मन में होता है कि क्या बच्चों को अब हम विटामिन की गोलियां खिलाने लगें, क्या एक बार फिर से ओमिक्रॉन का असर दिख रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो हम क्या करने लगे जिससे कि बच्चे इम्यूनिटी वाइज मजबूत रहें और उन्हें संक्रमण ना हो? क्या किया जाए? जी, एक्चुअली इस बार तो बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा तादाद में अगर RT-PCR करवाए जा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बाहर वर्किंग हैं, जो बाहर जाते हैं, तो उनको पहले बात बच्चे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। घर में भी आए तो पहले बात है कि अपने को जो हैंड वॉशिंग है, अगर मौका मिले तो सुसुम पानी से नहा ले, उसके बाद ही घर में एंट्री लें और उसके बाद अपने कपड़े को अलग रखें। बच्चे को जैसे घर में घुसते हैं तो बच्चे को प्यार करते हैं तो वो थोड़ा कम करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अब बाहर से ही ये कैरी होकर अंदर आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं। तो जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, जैसे 15 से 18 साल वाले अभी हो रहे हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो सब अपना ले लें। और उससे कम वाले जो बच्चे हैं वो अपने घर में खान पान से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेगी। साथ साथ में कुछ मल्टीविटामिन तो बोला आपने, साथ में विटामिन डी भी लेने की ज़रूरत है। विटामिन डी का अगर हम खुराक को अगर बढ़ाएं कंटिन्यूसली 2-3 महीने के लिए लें तो हो सकता है कि इम्यूनिटी मेरा अच्छा बनेगा पहले से, क्योंकि घर में तो और दूसरे वैक्सीन तो पड़ते ही हैं। जैसे फ्लू का वैक्सीन है, निमोनिया का वैक्सीन है, ऑलरेडी वो वैक्सीनेटेड है, हमारे बच्चे पहले से ही वैक्सीनेटेड है। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में तो है, बच्चे में है, और हर एक साल लेना है उस वैक्सीन को दिलवा ले। बाय द वे, अगर उसको 15 साल से कम बच्चे हैं तो फ्लू का वैक्सीन उनको ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि उससे थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप करता है। कहा जाता है कुछ और भी वैक्सीन है, जो कि मिजल्स का वैक्सीन, MMR का वैक्सीन है, वो भी कुछ प्रोटेक्शन देता है बच्चे में। तो हमारे बच्चे थोड़ा इम्यूनिटी है, स्ट्रांग तो है पहले। बिल्कुल, लेकिन आप अपने व्यवहार से, खान पान से भी अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, और बच्चों के लिए इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं पटना से, पारसनाथ। पारसनाथ, अब अपना सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं 1 अप्रैल 2021 को हमने वैक्सीन लिया था, और उसके बाद से 18 अप्रैल को मुझे कोरोना निगेटिव हुआ। दवा हुआ, चला, ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर पूरे हड्डी में हमें अटैक हो गया, वो भी ठीक हो गया। और दूसरा वैक्सीनेशन हमने नहीं लिया है, तो हम लेना ले सकते हैं या नहीं? डॉक्टर शील अवनीश, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? विभा जी, ये इसमें तो और कोई असमंजस वाली स्थिति तो है ही नहीं। इट्स नेवर टू लेट, एक कहावत भी है कि कभी देर नहीं होता। तो हम भी वैक्सीन तो इनको ले लें, क्योंकि अब सामने दिख रहा है ना, सामने जिस कारण से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सामने फिर तीसरे वेव की कहीं ना कहीं आगाज़ हो गई है। तो हमें वैक्सीनेशन तो करा लेना है। मैं तो जैसे दिल के मरीज़ों को ट्रीट करता हूँ, तो हर तरह के दिल के मरीज़, चाहे उन्हें ब्लॉकेज की हो, वाल्व की समस्या हो, या इवन लंग वाले जो फेफड़े वाले मरीज़ हैं, उनको भी हम कहते हैं अगर कोई फीवर या इस तरह के लक्षण अभी नहीं है तो आप काइंडली अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। वैक्सीनेशन में कोई संकोच नहीं करना। हमारे पास एक ही रामबाण या ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं, वो वैक्सीनेशन है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, तो इसको तो लेना है। अगर इनका ड्यूरेशन भी काफ़ी हो गया है तो बूस्टर की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इन्होंने 6-8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो सेकेंड डोज तो ज़रूर ले लें, और उम्र अगर 60 से ज़्यादा है तब तो इसमें निसंकोच लें, क्योंकि यही लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अगर होंगे भी, अगर हमारे थर्ड वेव जो आएगा तो या तो एजेड वाले या बच्चे ही ज़्यादा अफेक्टेड होने की मतलब हमारा सस्पिशन है। तो वैक्सीनेशन तो अपना ज़रूर कराएं, इसमें कोई संकोच नहीं है, जितनी जल्दी करा सकते हैं कोई भी। और दूसरी ये एक असमंजस आती है कौन सी वैक्सीन लेनी है, तो जो भी इनको पहले डोज लगा होगा सेम वैक्सीन रिपीट करें, और जिन्होंने नहीं लिया है तो कोविशील्ड लें, कोवैक्स लें, स्पुतनिक लें, जो उनको अवेलेबल मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, वो लेके अपना वैक्सीन का शेड्यूल शुरू कर दें। बिल्कुल। डॉक्टर शील अवनीश, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या जो डॉक्टर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं,
जिन लोगों ने या फिर एक आम पब्लिक भी जिन्होंने दोनों डोज ली हुई थी, आज संक्रमण के इस दौर में जो लोग दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं, चाहे वो जिस वजह से भी हो रहे हो, खुद की लापरवाही से या दूसरे संक्रमित मरीजों के कांटेक्ट में आने की वजह से, लेकिन वैक्सीनेशन का असर हम माने कि लोगों को सीवियरिटी नहीं देखनी पड़ रही है, वो झेलना नहीं पड़ रहा है, और डॉक्टर्स हो या फिर जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों की तरफ दौड़ नहीं लगा रहे हैं जिस तादाद में लोग संक्रमित हैं। जी बिल्कुल विभा, ये बात आपका वाजिब है जो आपने पॉइंट रेज किया। यही एक हम फ़ायदा दिखाना चाहते हैं वैक्सीनेशन का, क्योंकि जो इंटेंसिटी है, जो सीवियरिटी है, जो 2021 में हमने देखा तो जो शुरुआती दौर से ही मरीज़ के जो मतलब जानलेवा जिस तरह से हो गया था, वो इस तरह के आंकड़े अभी हमको दिख नहीं रहे हैं। भले ही इंसिडेंस हमारे केस की आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम भयभीत हैं, 2021 में जो हमारे साथ हादसा हुआ था उससे हम भयभीत हैं, बट अभी तक हमारा जो डेथ मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी आंकड़ा जिससे हम बहुत भयभीत होते हैं, वो आंकड़ा अभी बढ़ नहीं रहा है। बट इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सेकेंडरी सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसीलिए तो वैक्सीनेशन से फ़ायदा तो दिख ही रहा है कि इतने डॉक्टर संक्रमित होने के बावजूद बहुत गलत आंकड़ा जो मोर्टेलिटी फिगर है नहीं दिख रहा है। तो इसी को एक रोल मॉडल मानते हुए वैक्सीनेशन तो सबको कराना है, वैक्सीनेशन का फ़ायदा ज़रूर है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल आपने वैलिड रेज किया है, और न्यूज़ 18 जैसे निष्का जी ने बताया हमेशा ही इस मामले में आगे रहते हैं। जब कोविड के जब भी एक आगाज़ होती है तो आप सबसे आगे फ्रंटलाइनर की तरह लोगों को अवेयर कराते हो। विभा जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। यू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द राइजिंग ट्रेंड ऑफ द डिजीज एंड द प्रिकॉशन विच हैज़ टू बी टेकन। बिल्कुल, हाजीपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, ज्योति। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। बोल रहे हैं मेरे फादर का एज ना 70 अबव थी, जब वो 2021 में अप्रैल में वैक्सीन लिए थे, कोवैक्सीन लिए हुए थे। उसके बाद दोबारा लेने गए, अभी जब कोवैक्सीन आया तो बोला गया कि आपका टेरियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि आप पहले संपर्क कर ले डॉक्टर से, तब फिर दोबारा आपको मिलेगा सेकंड डोज। तो इसके लिए क्या करना? तो आप जानना चाहती हैं कि इस वक्त उन्हें सेकंड डोज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? डॉक्टर शील अवनीश क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जिस एज ग्रुप की बात आ रही है वो सभी ऐसे एज ग्रुप में हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने या तो कहा हुआ है कि आप इस वक्त अपने आप को पहले आइसोलेट रखें, आप अगर दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को या फिर शुगर को नॉर्मलाइज कर लें, उसके बाद आप सेकेंड डोज लें। इस वक्त इन हालातों में क्या करना चाहिए? नहीं जी, मैंने वही क्लियर किया ना कि जैसे जो हृदय वाले मरीज़ हैं सबसे भय उन्हीं को होता है। उनके बहुत सारे हमारे पास मरीज़ आते हैं कि सर हमें बताया गया कि आपसे पहले सलाह लेने, हमें वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, चाहे दमे वाले या फेफड़े वाले मरीज़ हैं। तो मैंने यही कहा, अगर आपको उस वक्त फीवर, बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण नहीं है जिसको हम कोविड के लक्षण मानते हैं, अगर ऐसा कोई लक्षण नहीं है तब आराम से आप वैक्सीनेशन अपनी डोज पूरी कर सकते हैं, या नए सिरे से अगर आपको वैक्सीन लेना है तो लेना है। हाँ, अगर बीपी की शिकायत हो तो भी उसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, तो या बीपी की शिकायत हो, दिल के मरीज़ हों या फेफड़े के मरीज़ हों, वैक्सीनेशन अपना लेना है। मगर ये बात को ध्यान रखना है कि हमें फ्लू के जो सिम्टम्स मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर हमें बुखार, सर्दी खांसी या जो गले में खराश इस तरह का कोई लक्षण है तो उस वक्त हमें थोड़ा सा 5-7 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अगर हमें कोविड का कोई लक्षण नहीं दिखता तभी हम आगे जाके वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल, वैक्सीनेट होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी तरह की परेशानी से आप ग्रसित हो, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। लेकिन इस वक्त अगर आप फ्लू जैसी समस्या से जूझ रहे हैं या कोविड के लक्षण से संबंधित कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप जरूर 1 सप्ताह की सावधानी बरतें, उसके बाद उसे नॉर्मल होने के बाद आप वैक्सीनेट जरूर हों। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और जिनके जरिए हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विवेकानंद, शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर श्वेता गुप्ता, डॉक्टर शील अवनीश, डॉक्टर निष्का सिन्हा। डॉक्टर निष्का सिन्हा, हम अपने इस कार्यक्रम के क्लोजिंग टाइम तक पहुंच चुके हैं। मैं आपसे बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संक्रमण से बचना हो? नहीं, जैसे मैं हमेशा पहले भी मैंने बोला हुआ है कि एक इफेक्ट होता है बेल्समैन इफेक्ट, एक साइंटिफिक इफेक्ट है कि जब भी हमारे पास कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन आ जाता है तो हम रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब सीट बेल्ट आया तो रैश ड्राइविंग का रेट्स बढ़ गया। सो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम वैक्सीनेट हो रहे हैं इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट हमेशा हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहना है क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ ऑप्शंस तो काफ़ी बेहतर है पहले से, वी हैव ऑप्शंस।
फैसिलिटी है। तो एंड दूसरा कि कोरोना से डरना, उसको हराना है, उसे डरना नहीं है और पैनिक नहीं होना है, प्रिपेयर्ड होना है। सो दिस इज मैसेज जो मैं देना चाहूँगी। एंड वही लेट्स होप कि इट इज़ लाइक अ वेव। हर चीज़ जो कुछ भी हो वो एक पीक आता है, उसके बाद उस पीक को डाउन होना होता है। तो हमेशा समय एक जैसा नहीं रहेगा, समय बदलेगा, बट इसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलकर एज अ वॉरियर, वाई ओनली डॉक्टर्स आर वॉरियर्स या वाई ओनली पुलिस इज वॉरियर, वी आर ऑल वॉरियर्स। सेकेंड वेव को हमने काफी अच्छे से फेस किया है। लेट्स होप कि थिंग्स विल गेट बिल्कुल, बेटर। सबके साथ से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं और हमने ये करके दिखाया भी है। हालांकि गलती एक बार खुद से, आम लोगों की तरफ से, हम सब की तरफ से की गई और इसीलिए एक बार फिर से हमें ये हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सावधानी बरतकर, वैक्सीनेट होकर, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप इसे मात दे सकते हैं और इस वक्त यही सबसे महत्वपूर्ण और कारगर उपाय है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त आपके लिए सिर्फ एक और एक रास्ता है, आप इसे गंभीरता से लें, इसे लेकर आप सचेत रहें, सावधान रहें और अपने परिवार के लोगों को लेकर भी आप जागरूक हों। जीवन में मेहनत और लगन की वजह से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने दृढ़ संकल्प से वो सब कुछ कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव जैसे प्रतीत होते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे अर्जुन सिंह से। क्या कोई 13 साल का बच्चा घोड़ों को अपने इशारों पर नचा सकता है? जी हां, उस बच्चे का नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन को 4 साल की उम्र से ही हॉर्स राइडिंग में महारत हासिल है। अर्जुन का ताल्लुक सैन्य परिवार से है। उनके दादा और चाचा अच्छे घुड़सवार रहे हैं और वही उनकी प्रेरणा भी हैं। So when I was like 3 or 4 years old, I used to see my elder brother ride, and from that day on, like I decided to ride horses because it was natural. It just came naturally because I used to see people ride horses and the senior riders, my parents. अर्जुन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच से ट्रेनिंग मिली है। पिछले 8 साल में कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने प्रैक्टिस में पसीना ना बहाया हो। अभ्यास और कंपटीशन के लिए घोड़े देकर सेना अर्जुन की मदद कर रही है। He has been, supportive throughout. They promote the sport, so they also give the budding riders. They give them a few horses to ride. So Arjun could perform on those horses. The army horses is something which is which has given me a big this thing, and he is able to ride them well and win competitions. 2021 में दिल्ली हॉर्स शो में अर्जुन ने इंडिविजुअल ड्रेसेज में गोल्ड और सिल्वर, इंडिविजुअल शो जंपिंग में गोल्ड और ब्रॉन्ज, टॉप स्कोर में गोल्ड के साथ टीम ड्रेसेज और टीम जंपिंग में गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ ही उनके नाम कई मशहूर खिताब हैं। सुनहरे भविष्य के लिए अर्जुन को शुभकामनाएं। डीजे पर चर्चित भोजपुरी की आज जेल हुई कल बेल हुई की धुन जोर शोर से गूंज रही है और उसकी धुन पर एक नहीं 2-2 नचनिया नाच रही है। ये वायरल वीडियो है बनियापुर के भूमिहारा गांव का, जहां वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने की खुशी में नेताजी ने रंगीन महफिल सजा दी और 2-2 डांसर को नचा दिया। ये देखिए, नोट को मोड़कर तमंचे की नली में फंसाया और डांसर की ओर बढ़ा दिया तो स्टेज पर बलखा रही नचनिया झट से तमंचे पर झपटी और नोट खींचकर एक बार फिर से थिरकने लगी। इसके बाद तो इतने नोट बरसने लगे कि दोनों डांसर उसे समेटने में बिजी हो गई और जब सारे नोट हाथ में आ गए तो फिर से अपने जलवे दिखाने लगी।